है मेरा फ्रेंड, यार आज तो गैस बन रही है, आज तो एसिडिटी वाला मामला हो रहा है, यार मेरा पेट खराब, मैं नहीं खा सकता ये सब, या मैं नहीं खा सकती। ऐसा क्यों यंगस्टर्स में अचानक से ऐसा क्यों नहीं? एक्सरसाइज हम कम करते हैं, खाना हम बाहर से खाते हैं, और जो हमारे जो सामान यूज़ होता है खाने के अंदर वो बड़ा इन्फीरियर क्वालिटी का होता है। लोग घर में खाना कम पसंद करते हैं, बाहर से ज़्यादा खाते हैं। किसी इंसान को कभी कभार गैस या एसिडिटी होती है, और कभी इतनी समस्या बढ़ जाती है कि हर दूसरे तीसरे दिन गैस या एसिडिटी है। तो जिनको हर दूसरे तीसरे दिन हो रही है, क्या वो एक बड़ी समस्या है? बट अगर कोई भी इस तरह की समस्या काफ़ी लंबे टाइम तक चल रही है कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वहाँ पर कोई ना कोई बड़ी बीमारी को जन्म ले रही है। इतना जरूर ध्यान रखें कि रात का खाने में और सोने में मिनिमम जो आपका पीरियड है वो 3 घंटे का होना ही चाहिए। कि रात में खाना खाने का सही समय क्या है? तो हम भी, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर पेट खुश होता है तो दिन भी अच्छा जाता है, तो व्हाट टू डू? नमस्कार, मैं हूं सुकन्या सिंह जादौन और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। ये शो है हेल्थ डीएनए, और आज हम जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं वो बहुत ही आम बीमारी है जो अक्सर हर दूसरे इंसान को होती है। इसे हम बीमारी कंसिडर भी नहीं करते। पेट फूलना, कब्ज, कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्याएं हम बहुत ही नॉर्मल मानते हैं। सोचते हैं रात में कुछ गलत खा लिया होगा, सुबह शायद पेट खराब हो गया, एंड दैट्स टोटली नॉर्मल। और कई बार ये समस्या कितनी बड़ी हो सकती है इसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये एक छोटी समस्या नहीं बल्कि एक बड़ी बीमारी में तब्दील हो सकती है। इसी पर आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर प्रदीप जैन, चेयरमैन ऑफ रोबोटिक्स GI एंड GI ऑन्को सर्जरी, फोर्टिस हॉस्पिटल। आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर सर। थैंक यू। सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा कि ये जो गैस है, ये गैस शब्द है, जब बन जाती है, लोग बड़ा आम है मतलब इस बात को लेकर के कि ठीक है बहुत ही नॉर्मल सी समस्या है, आज है कल खत्म हो जाएगी। क्यों होता है ऐसा? क्यों हमारी बॉडी इस तरीके से रिएक्ट करती है? देखिए, पहले तो सबसे पहले मैं बताऊं कि जैसे लोगों की कंप्लेंट होती है गैस बनना, एसिडिटी या फिर ब्लोटिंग होना पेट की, ये एक्चुअली बड़े नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं। हर एक आदमी इसको अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करता है। तो इसमें जैसे ज़रूरी नहीं है पेशेंट ये कहता है गैस बन रही तो गैस ही बन रही होती है। कोई कहीं पे कोई गैस इकट्ठी नहीं हो रही है, कहीं घूम नहीं हो रहा, उसको फीलिंग होती है कि मेरे पेट में गैस भरी पड़ी है, या मुझे ब्लोटिंग है, या मुझे एसिडिटी हो रही है। तो ये जो सारी की सारी जो सिम्टम्स होते हैं ये हमारे नॉर्मल जो लाइफस्टाइल की वजह से भी हो सकते हैं, हमारे खान पीन की वजह से भी हो सकते हैं, और कुछ पर्टिकुलर डिजीज़ की वजह से भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें लाइफस्टाइल की, तो आजकल के टाइम में जो हमारा लाइफस्टाइल है वो काफ़ी सेडेंट्री लाइफस्टाइल है। एक्सरसाइज हम कम करते हैं, खाना हम बाहर से खाते हैं, और जो हमारे जो सामान यूज़ होता है खाने के अंदर वो बड़ा इन्फीरियर क्वालिटी का होता है। लोग घर में खाना कम पसंद करते हैं, बाहर से ज़्यादा खाते हैं, और काफ़ी टाइम तक अपना एक्सरसाइज नहीं करते हैं। डेली जो रूटीन होता है एक्सरसाइज का वो नहीं करते हैं, और रात को देर तक खाते हैं, और लेटे लेटे खाते हैं, या फिर टीवी देखते देखते खाते हैं। इसकी वजह से जो हमारे पेट के अंदर काफ़ी सारे डिस्पेप्सिया जिसको हम बोलते हैं वो सिम्टम्स आ सकते हैं, जो कि हम जब ये सिम्टम्स आते हैं तो उसको हम ये भी कह सकते हैं कि गैस बनी है या एसिडिटी है, ये वजह है उनकी मेनली। एक सवाल आता है कि कभी कभी क्या होता है, किसी इंसान को कभी कभार गैस या एसिडिटी होती है, और कभी इतनी समस्या बढ़ जाती है कि हर दूसरे तीसरे दिन गैस या एसिडिटी है। तो जिनको हर दूसरे तीसरे दिन हो रही है, क्या वो एक बड़ी समस्या है, या फिर कई बार जो एक दिन हो रही है फिर महीनों तक नहीं हो रही है वो एक बड़ी समस्या की? देखिए, ऐसा है कि जो हमारे को टेम्परेरीली जो हो रही है, लाइक अगर किसी आदमी को गैस या एसिडिटी या ब्लोटिंग है, ये हफ्ते 2 हफ्ते तक चल गई, उसका कारण भी होता है कि वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, प्रॉपर तरीके से खाना पीना ठीक नहीं है उसका, तो चल सकती है, नॉर्मल सी बात है वो आजकल के टाइम में काफ़ी कॉमन है। बट अगर कोई भी इस तरह की समस्या काफ़ी लंबे टाइम तक चल रही है और नॉर्मल रूटीन दवाइयों से भी ठीक नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वहाँ पर कोई ना कोई बड़ी बीमारी को जन्म ले रही हो। पॉसिबिलिटी है, ज़रूरी नहीं ऐसा हो। तो उसके लिए हमारे को ज़रूर उस पर ध्यान देना चाहिए, सोच के कि कोई गंभीर समस्या भी हो सकता है हो गई हो। एक शब्द है IBS और पेट दर्द की समस्या, इनमें क्या अंतर है और कैसे पहचाने आदमी कि ये अब IBS है और ये एक मामूली पेट दर्द है? देखिए, IBS का फुल फॉर्म होता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। मतलब कि ये बेसिकली हमारे इंटेस्टाइन्स की या स्टमक की जो मूवमेंट की प्रॉब्लम होती है, ये सीधा इसकी वजह होती है हमारा ब्रेन गट एक्सिस का ख़राब होना। तो जैसे जो लोग ज़्यादातर स्ट्रेसफुल होते हैं तो उनके अंदर ये IBS होती है, और IBS के अंदर जैसे एसिडिटी होना, ब्लोटिंग होना, कई बार स्टूल जाना, खाना खाते ही एक हाजत होना कि स्टूल के लिए जाना है, लैट्रिन के लिए जाना है, और कभी कभी क्रैम्पिंग पेन हो जाना या कॉन्स्टिपेशन होना, इस तरह की चीज़ें हैं। पर ये नॉर्मली तभी ज़्यादा होती हैं जब पेशेंट ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है, या फिर ज़्यादा कोई फिजिकल वर्क कर लिया या कुछ उल्टा सीधा खा लिया कहीं बाहर, तो उसकी वजह से हो सकता है। और ये जो काफ़ी लंबे टाइम तक चल सकती है IBS, और ये स्ट्रेस की वजह से ज़्यादा होती है। परंतु ये सारे सिम्टम्स वाइल द पेशेंट इज स्लीपिंग, जैसे पेशेंट सो रहा है तब उसको ये सारे सिम्टम्स नहीं होंगे, वो क्रैम्पिंग वगैरह नहीं होगी। अगर ऐसे स्लीपिंग टाइम में भी कुछ चीज़ हो रही है तो इसका मतलब यह है कोई और बीमारी है, ये IBS नहीं है।
कई बार आपने अभी अभी स्ट्रेस की बात की और आजकल की जो हमारी लाइफस्टाइल है, भी यंगस्टर्स यूजुअली, पहले क्या होता था, गैस की बीमारी हम लोगों के दिमाग में होता था बुजुर्गों को होती है, पर आजकल मैं देख रही हूँ कि हर दूसरा मतलब युवा भी मेरे बगल में अगर कोई बैठा हुआ है मेरा फ्रेंड, यार आज तो गैस बन रही है, आज तो एसिडिटी वाला मामला हो रहा है, यार मेरा पेट खराब, मैं नहीं खा सकता ये सब, या मैं नहीं खा सकती। ऐसा क्यों यंगस्टर्स में अचानक से ऐसा क्यों होने लगा? यंगस्टर्स में जो हो रहा है उसका सीधा सीधा कारण एक ही है कि बैड लाइफस्टाइल। क्योंकि जो हमारे को रोज़मर्रा में अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए जो काम करना होता है वो हम नहीं कर पाते हैं। जैसे कि हमारा खाना पीना ख़राब है, हमारा जो खाने का टाइम वो ख़राब है, लेट नाइट खाते हैं और लेट नाइट हैवी मील करते हैं, जबकि हमारा रात के वक्त हमारे बॉडी का काम होता है कि अपने आप को हील करना और कुछ रिलैक्स करना, बॉडी की सारी शांति रहे उसके अंदर, कम काम करे। लेकिन अब रात को ही हम खा रहे होते हैं तो उसके अंदर हमारे की बॉडी को हीलिंग का टाइम नहीं मिलता है। हमारे जो इंटेस्टाइन जो रेस्ट करनी चाहिए उसके अंदर हमारा ब्लड सर्कुलेशन वहाँ डाइवर्टेड होता है, तो उसकी वजह सारे के सारे सिम्टम्स पैदा होते हैं। तो ये एक मेन कारण है। जो यंगस्टर्स आजकल होते हैं कि खेलने में कम ध्यान है, टीवी में ज़्यादा ध्यान है, सारा टाइम मोबाइल पर या लैपटॉप पर है और खाने पीने का ठीक है ही नहीं, जैसे मैंने आपको बताया। तो ये सारी वजहें हैं मेनली। आपने अभी भी खाने पीने की बात की, काफ़ी सारे लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि खाना क्या है, डाइट में क्या कुछ इंक्लूड करना है जिसकी वजह से हमारी डाइट मेंटेन रहे, हमारा पेट खुश रहे और हम भी, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर पेट खुश होता है तो दिन भी अच्छा जाता है। तो व्हाट टू डू एज यंगस्टर, फॉर ओल्ड एज पीपल एंड फॉर किड्स ऑल्सो, मतलब सो मेनी। देखिए, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि हम ये सोचते हैं कि हमारे को इतना सारा खाना चाहिए। हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं होती है। हमारे को खाना हमेशा थोड़ा भूख से कम ही खाना चाहिए, जितनी भूख है उससे कम खाएं और टाइम से खाएं। 3 प्रॉपर मील्स लें। मॉर्निंग एंड आफ्टरनून का जो खाना है वो थोड़ा सा हैवी हो सकता है, लेकिन रात का खाना हमेशा बहुत लाइट रहे और सोने में और खाने में कम से कम 3 से 4 घंटे का गैप रहे और लेटे लेटे ना खाएं। खाने के बाद थोड़ा सा हल्का सा बॉडी के अंदर हरकत करें, थोड़ा चलें, थोड़ा वॉक करें, तो ये ज़रूरी है। ये सब हम करते रहते हैं और हमारी डाइट के अंदर फाइबरस फूड ज़्यादा हो, प्रोटीन ज़्यादा हो, जो रेडी शुगर्स होती हैं, सिंपल शुगर्स होती हैं, उसको अवॉइड करें। मतलब कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो रेडी शुगर है, जिससे इमीडिएटली आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, जैसे कि मीठी चीज़ें हैं, वो उसको अवॉइड करें। फ़ैट को हम खा सकते हैं एक पर्टिकुलर अमाउंट तक, बहुत ज़्यादा फैटी ग्रीसी चीज़ें नहीं खानी चाहिए और डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए। हफ्ते में कम से कम 4 दिन एक्सरसाइज करें, कम से कम 30 मिनट के लिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे जो GIT के सिम्टम्स काफ़ी हद तक कम हो सकते हैं। आपने अभी भी एक GIT टर्म यूज़ किया, व्हाट इज़ GIT? क्योंकि काफ़ी सारे लोगों, काफ़ी सारे ऑडियंस जो हमारे देख रहे हैं उन्हें नहीं पता होगा GIT क्या है। GIT की फुल फॉर्म है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। दैट मीन्स जिस रास्ते से हमारा खाना जाता है, पचता है और एक्सक्रीट आउट होता है, और उसके एसोसिएटेड जितनी भी ग्लैंड्स या ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि GIT ट्रैक्ट में हमारे आते हैं फूड पाइप, स्टमक, लिवर, बिलियरी सिस्टम, पेनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम। ये हमारा GIT का पार्ट है। तो जो भी बीमारी इन ऑर्गन से रिलेटेड है वो सारी की सारी GIT डिजीज़ कहती है, GIT डिजीज़ होती है। एक मैंने अभी अभी देखा था कि कई बार ना लोग गैस को बड़ी नॉर्मल सी बात मान लेते हैं कि ठीक है गैस हो रही है, और लगातार, जैसे मैंने मेरे घर में भी देखा है और आसपास के परिवारों में भी देखा है, तो जैसे हमारे पिताजी को होती है या हमारे आसपास के लोग होती है, वो सोचते हैं गैस ही तो हो रही है, कोई बात नहीं, एक दवाई खाई या फिर कब्ज़ वाला चूर्ण खाया, सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि ये एक इंडियन सोसाइटी, हम मिडिल क्लास परिवार का एक ही होता है कॉन्सेप्ट कि चूर्ण खा के अभी देखो 2 मिनट तुम देखना अभी सब ठीक हो जाएगा। तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जो हम ये नज़रअंदाज कर रहे हैं, क्या एक बड़ी बीमारी को जन्म दे सकता है? और अगर वो बड़ी बीमारी होगी तो वो क्या होगी? देखिए, एक्चुअली क्या है कि ये जो सिम्टम्स हैं ये किसी बड़ी बीमारी को नहीं वो कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं। कोई बड़ी बीमारी है तो उसके सिम्टम्स हो सकते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स बड़े नॉन स्पेसिफिक हैं, क्योंकि बहुत सारी डिजीज़ेज़ कुछ ही सिम्टम्स में ही कवर होती हैं। जैसे कि चाहे हमारी कोई रूटीन एसिडिटी वाली, अल्सर वाली या रिफ्लक्स वाली बीमारी है, या फिर कोई कैंसर है, उसमें भी सिम्टम्स यही रहेंगे। या आपका इंडाइजेशन है सिंपल, या आपका खाना पीना ठीक नहीं है, तो उस केस के अंदर भी सिम्टम्स यही रहेंगे। तो हम ये मान के चलते हैं कि ये सिम्टम्स रोज़मर्रा में जो होने वाले हैं, अगर ये थोड़े टाइम तक लिमिटेड है तो ये एक तरीके से कुछ बड़ी बीमारी नहीं है। पर अगर यही सिम्टम्स आपके काफ़ी लंबे टाइम तक चलते रहें, आपने दवाई भी ले ली, आप जनरल प्रैक्टिशनर के पास गए, कुछ टाइम के लिए उन्होंने दवाई दी आपको, आपके सिम्टम्स ठीक हो भी जाते हैं, पार्शियली ठीक होते हैं। अगर बिल्कुल ठीक हो गए तो इट्स फाइन। अगर ये सिम्टम्स आपके बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं, मतलब कई हफ्ते तक चले जा रहे हैं, जैसे इंडाइजेशन लगा लो, आपका स्टूल में खून आना लगा लो, आपका एसिडिटी लगा लीजिएगा, आपका जो ब्लोटिंग है वो लगा लीजिएगा, काफ़ी लंबे टाइम तक चले जा रहे हैं, तो ये ना सोच कर चले कि सिंपल सी बीमारी है, तब डेफिनेटली आपको स्पेशलिस्ट के पास जाकर कुछ टेस्ट जरूर कराने चाहिए, जिससे कि हमारी जो बड़ी बीमारी हैं, जैसे कि हमारी जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है, हमारा इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ हैं, कैंसर्स हैं, ये भी हो सकते हैं। तो लंबे टाइम तक चलने वाले सारे सिम्टम्स को अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेट करें, सो दैट एटलीस्ट ये एक्सक्लूड हो जाएं बीमारियाँ, क्योंकि इन बीमारियों को जितना जल्दी पकड़ेंगे
उतना जल्दी ये ठीक होंगी। अगर इन बीमारियों को हम इग्नोर करेंगे तो स्टेज लेट हो जाएगी, फिर आपका ठीक होने के चांसेस कम हो जाते हैं। आपने अपने अभी अभी एक बीमारी का नाम लिया कैंसर। कैंसर इज़ अ वेरी बिग टर्म Big term. टू यूज़, और काफ़ी सारे लोग अभी जो देख भी रहे होंगे उनको भी ये नॉर्मल बीमारी रहती होगी कब्ज़ या उसकी। तो कैंसर कैसे पता चलेगा इंसान को कि यार ये तो दीज आर द स्टेजेस ऑफ कैंसर, क्योंकि वो नॉर्मल एसिडिटी भी हो सकती है जो आज या कल में हो रही थी, नॉर्मल है बिल्कुल। तो हाउ टू गेट इट डन, मतलब कैसे अवेयर हुआ जाए, कैसे समझाया जाए कि नहीं यार अब मुझे टेस्ट लेने की ज़रूरत है और अब मुझे चेकअप कराने की ज़रूरत है, अब मुझे स्पेशलिस्ट चाहिए। देखिए, कैंसर का ऐसा होता है कि कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए एक तो जैसे कि मैंने बताया कि आपका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा होना चाहिए। दूसरा होता है कि कई जगह पर, कई कंट्रीज़ में जहाँ पर किसी पर्टिकुलर कैंसर का प्रेवलेंस ज़्यादा होता है, मतलब उस एरिया में वो बीमारी ज़्यादा पाई जाती है, तो उसके स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स होते हैं। पर हर स्क्रीनिंग प्रोग्राम का एक एम होता है कि आपको उस बीमारी की वजह से ओवरऑल जो मोर्टेलिटी होती है, ओवरऑल जो डेथ रेट होती है, वो घटानी होती है। तो अगर हम कोई ऐसी बीमारी की संख्या ज़्यादा है, जैसे कुछ कंट्रीज़ हैं जिसके अंदर हमारा कोलोरेक्टल कैंसर, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन का कैंसर काफ़ी कॉमन है, तो उन कंट्रीज़ में तो हम आपका स्क्रीनिंग प्रोग्राम चला सकते हैं। और क्योंकि स्क्रीनिंग प्रोग्राम की भी कॉस्ट होती है, उसके भी अपने कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, तो हम कम कॉम्प्लिकेशन के साथ, कम कॉस्ट के साथ कोई लार्ज पॉपुलेशन में कोई स्क्रीनिंग प्रोग्राम चलाते हैं और काफ़ी सारे लोग अर्ली स्टेज में पकड़ लेते हैं, तो फ़ायदा होता है। अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं होता। जैसे हमारी कंट्री में अगर लगाया जाए, हमारी कंट्री में जो सर्वाइकल कैंसर्स हैं और या ब्रेस्ट कैंसर्स हैं, उनके स्क्रीनिंग प्रोग्राम चलते हैं और वो बड़े सक्सेसफुल भी हैं। परंतु अगर हम जीआईटी वाले कैंसर्स की प्रोग्राम बनाएं बात, तो उसमें आपका ये डीप सीटेड कैंसर्स होते हैं और इतनी जल्दी सिम्टम्स पैदा नहीं करते हैं अर्ली स्टेज के अंदर, तो इनके कोई सिम्टम्स नहीं है जिसकी वजह से हम कोई स्क्रीनिंग प्रोग्राम चला सकें। या फिर कोई हम स्क्रीनिंग प्रोग्राम चलाते हैं जैसे कि कोलोन कैंसर्स हैं, उसके अंदर हम स्टूल टेस्ट करके या एंडोस्कोपी करके कोई स्क्रीनिंग प्रोग्राम चलाते हैं, तो बहुत सारा पैसा खर्च करने के बाद, बहुत सारे लोगों पे टेस्ट करने के बाद भी हम कुछ ही नंबर ऑफ पेशेंट्स पकड़ पाते हैं। तो हम जनरल पॉपुलेशन में स्क्रीनिंग प्रोग्राम नहीं चला सकते, लेकिन अपॉर्चुनिस्टिक स्क्रीनिंग प्रोग्राम चला सकते हैं। जैसे कि कोई पेशेंट को सिम्टम्स आ रहे हैं तो उसमें ये टेस्ट जल्दी करा दिया जाए, तो वो अपॉर्चुनिस्टिक स्क्रीनिंग प्रोग्राम हो सकता है। एक तो ये एक तरीका है ये। एक ना बड़ा ही नॉर्मल सा मिथ कह लें या फिर नॉर्मल कह लें कि मैंने ये सुना है, मैंने घर में भी सुना और आसपास भी सुना है कि यार चाय पी लेंगे या कॉफ़ी पी लेंगे तो पेट साफ हो जाएगा, चाय पी लेते हैं सब ठीक हो जाएगा, चाय इज़ द अल्टीमेट सोल्यूशन। तो चाय और कॉफ़ी को लेकर आप क्या कहेंगे? चाय कॉफ़ी को लेकर यही कहेंगे कि अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में लेंगे तो हेल्दी नहीं है। तो इसको एक पर्टिकुलर बहुत, जैसे 1 या 2 बार चाय पीना, कॉफ़ी पीना इस ओके, क्योंकि ये आपके जो थोड़े जो स्टमक के जो एसिड्स वगैरह को उनको स्टिमुलेट भी करती है और आपके लिए सहायक भी होती है। पर अगर यही चीज़ आप बहुत ज़्यादा पीते हैं तो इसके अंदर जो केमिकल्स होते हैं, जो कैफ़ीन होती है या दूसरे जो केमिकल्स होते हैं, वो आपकी एसिडिटी बढ़ाते हैं, डिस्पेप्सिया आपका बढ़ाते हैं और साथ में आपके जैसे स्लीपिंग पैटर्न को भी चेंज करते हैं। तो बहुत ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। वंस इन ए वाइल यू कैन टेक इट। दही हम लोग बहुत कंसिडर करते हैं, प्रोबायोटिक्स बहुत ज़्यादा कंसिडर करते हैं, तो क्या दही और प्रोबायोटिक्स लेने से फ़ायदा होता है? प्रोबायोटिक्स क्या होता है कि प्रोबायोटिक्स और दही के अंदर जो हमारे हार्मलेस बैक्टीरियाज होते हैं, जो कि यूज़फुल बैक्टीरिया हैं बॉडी के लिए, तो ये बैक्टीरियाज हमारे जो गट हेल्थ को अच्छा रखती है और हमारा जैसे लैक्टोज इंटॉलरेंस को भी कम करती है। और साथ में जो कुछ अगर हमारे अच्छे बैक्टीरिया हमारे गट में रहेंगे तो डाइजेशन में भी थोड़ा सा हेल्पफुल होती है। तो इट इज़ ऑलवेज गुड टू हैव दही एंड प्रोबायोटिक्स। अगर आप रोज़मर्रा के लाइफ में, रोज़मर्रा के खाने में अगर इनको इंक्लूड कर सकें तो बहुत अच्छी बात है, आपकी गट के लिए बेटर है। पीपीआई दवाइयाँ ये कब तक लेनी चाहिए, कितनी फ़ायदेमंद है और किस तरीके से कहीं ना कहीं ये नुकसान भी पहुंचा सकती है? देखिए, पीपीआई जो है प्रोटोन पंप इनहिबिटर, इन दवाइयों का जो फुल फॉर्म है पीपीआई की, ये अगर आपको शॉर्ट पीरियड के लिए लेनी होती हैं तो ठीक है। इनका कोई, ये काफ़ी सेफ ड्रग्स मानी जाती हैं, इनको बहुत लंबे टाइम तक नहीं लेना चाहिए। जैसे कुछ हफ्तों के लिए लेना है इट्स फाइन, लेकिन अगर बहुत लंबे टाइम तक लिया जाए तो हालांकि इतना ज़्यादा इनके साइड इफ़ेक्ट्स डेमोन्स्ट्रेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ पेशेंट्स में ये नुकसान पहुंचा सकती हैं। जैसे कि आपके इन्फेक्शंस वगैरह हैं, डायरियाज़ हैं, या आपके कुछ न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर्स वगैरह हैं, ये बन सकते हैं अगर आप बहुत लंबे टाइम तक पीपीआई लेते हैं। एंडोस्कोपिक और एलेनोस्कोपिक, ये 2 शब्द हैं। नहीं, एंडोस्कोपी और एक भाई सवाल वापस ले रहे हैं। हेलो, ठीक है ना? एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी। एंडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी, इन दोनों में क्या अंतर है, कब लेना चाहिए, क्या है इसमें डिफरेंस और कैसे पता लगाया जा सकता है? देखिए, एंडोस्कोपी होता है एक जनरल टर्म, किसी भी जगह की जो जांच है वो दूरबीन द्वारा कर रहे हैं तो उसको एंडोस्कोपी बोलते हैं। एंडोस्कोपी, अब उसके अलावा किस एरिया में हम जा रहे हैं उसके हिसाब से उसका नाम चेंज हो जाता है। एंडोस्कोपी इज़ अ जनरल टर्म,
पर अगर हमारे को पेट की या फूड पाइप की अगर वो देखना है, जांच करनी है, देखना है, तो उसको हम अपर जीआई एंडोस्कोपी बोलते हैं। अगर कोलोन रेक्टम की जांच करनी है तो उसको हम बोलते हैं कोलोनोस्कोपी। ऐसे ही जैसे अगर हमारे को पेट की जनरल जो पेरिटोनियल कैविटी की जांच करनी है तो उसको लैप्रोस्कोपी बोलते हैं। ऐसे ही हमारे ब्रोंकस, सांस की नली की जांच करनी है हमारे को तो उसको हम ब्रोंकोस्कोपी बोलते हैं। तो ये अलग अलग नाम है, जनरल टर्म यही है कि दूरबीन द्वारा किसी पर्टिकुलर एरिया की जांच करना, उसको हम एंडोस्कोपी बोलते हैं। ठीक है, एक शब्द है फैटी लीवर। हाँ जी। हर जगह मैं ये सुनती रहती हूँ कि फैटी लिवर हो गया है, हमें तेल नहीं खाना है, हमें ये नहीं खाना है, हमें वो नहीं खाना है। तो क्या फैटी लिवर ठीक हो सकता है? हाँ जी, फैटी लिवर अगर मान लो दो तरीके से प्रेजेंट करता है। कभी तो क्या होता है कि सिंपल फैट डिपोजिशन होता है लिवर में, जिसमें कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होती, वो फिर भी इतना हार्मफुल नहीं होता है। पर अगर आपका फैटी लिवर है विद इन्फ्लेमेशन तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। और इसको कई तरह की बीमारियाँ होती हैं जिसमें फैटी लिवर ज़्यादा होता है। एक तो या तो ओबेसिटी हो, किसी को डायबिटीज़ हो, हाइपोथायराइडिज्म हो, या उसके शरीर के लिपिड्स जो उसमें जो वसा की मात्रा ज़्यादा है शरीर के अंदर, तो उन लोगों को फैटी लिवर काफ़ी कॉमनली होता है। और अगर हम अपना लाइफस्टाइल ठीक कर लेते हैं और जो बीमारियां ये हैं जैसे डायबिटीज़, हाइपोथायराइड या हाइपरलिपिडीमिया, इसको हम कंट्रोल कर लेते हैं, अपना वजन कम कर लेते हैं और मीठा खाना बंद करते हैं, अल्कोहल का सेवन कम करते हैं, तो फैटी लिवर को कंट्रोल बहुत हद तक किया जा सकता है। अभी हम लोग कैंसर की बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, तो मैंने तो शब्द सुने हैं गैस्ट्रिक और कोलन कैंसर। इन दोनों में क्या अंतर होता है और किस तरीके से डिटेक्ट किया जा सकता है? देखिए, गैस्ट्रिक कैंसर है जो स्टमक का कैंसर, उसको गैस्ट्रिक कैंसर कहते हैं। कोलोन का कैंसर मतलब बड़ी आंत का कैंसर। तो इनके सिम्टम्स अलग अलग होते हैं। जैसे कि गैस्ट्रिक कैंसर में ज़्यादातर लोग प्रेजेंट करते हैं कि उनको नौजिया रहता है, मतलब कि उल्टी आने की एक टेंडेंसी रहती है, आपको एसिडिटी लगती है, पेट में ब्लोटिंग होती है, कुछ भी खाते हैं तो थोड़ा सा खाने से पेट फूलता है। कोलोन कैंसर्स में ज़्यादातर होता है कि जैसे हीमोग्लोबिन कम हो गया, या फिर आपके लैट्रिन के अंदर फ्रेश ब्लड दिख रहा है, या काले रंग का लैट्रिन दिख रहा है, तो या फिर पेट में ब्लोटिंग होती है, खाना खाते ही पेट फूल जाता है। ये सारे के सारे कैंसर कोलोन कैंसर के लक्षण हैं। एसिडिटी की वजह से कई बार क्या होता है, लोगों के मुंह में छाले हो जाते हैं। वो क्यों होता है? मतलब ऐसा क्या होता है कि छाले आपके मतलब मुंह तक आपको दिखने लग जाता है कि हाँ यस एसिडिटी है, पेट में कुछ गड़बड़ है, पेट में गर्मी पैदा हो रही है जो कहा जाता है? देखिए, उसमें क्या होता है कि आपको एसिडिटी, जैसे मैंने आपको बताया, बड़े जनरल टर्म है। अगर किसी आदमी को रिफ्लक्स होता है, मतलब कि फूड पाइप में स्टमक का एसिड ऊपर आ रहा है और क्लियर नहीं हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लक्स। अगर किसी आदमी को रिफ्लक्स है तो वो जब सोता है, जब वो सीधा अपराइट नहीं होता है, जब वो लाइन डाउन में होता है, तो वो रिफ्लक्स उसका मुंह तक आ सकता है। तो जैसे रात को अननोइंगली वो रिफ्लक्स आपके मुंह में आ रहा है, तो जो आपकी जो पीएच वैल्यू है जो आपके मुंह की, वो चेंज हो जाती है, तो उसकी वजह से आपको मुंह में छाले बन सकते हैं एसिडिटी की वजह से। जीआई कैंसर की अगर हमें स्क्रीनिंग करवानी हो, जो आपने पैटर्न्स बताए, तो कैसे करवाएं? क्या प्रोसीजर है, किस तरीके से? देखिए, जीआई कैंसर्स की वैसे जैसे मैं आपको बता दूं कि हमारे पूरी कंट्री में ऐसा कोई गवर्नमेंट द्वारा चलाया हुआ कोई ऐसा स्क्रीनिंग प्रोग्राम नहीं है, परंतु फिर भी अगर हमारे को एज एन अपॉर्चुनिटी कोई पेशेंट हमारे पास सिम्टम्स के साथ आता है तो हम उसके अंदर ये सोचें कि भाई इसको हो सकता है कैंसर हो, या कोई 45 साल से 50 साल से ऊपर का कोई आदमी है तो उसके अंदर कैंसर हो सकता है। तो उस केस में हम कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट कर सकते हैं। जैसे अगर हम अपर जीआई की बात करें, जैसे स्टमक की या इसोफेगस की, तो अब एंडोस्कोपी से हो सकता है। और अगर हम कोलोन कैंसर्स की बात करते हैं तो हमारे को स्टूल टेस्ट होते हैं, ओकल्ट ब्लड के स्टूल टेस्ट होते हैं, वो करके हम स्क्रीनिंग कर सकते हैं। और अगर उसके अंदर हमारे को ओकल्ट ब्लड मिलता है तो हम फर्दर कोलोनोस्कोपी से उनकी स्क्रीनिंग कर सकते हैं। और बाकी अगर लिवर के, पेनक्रियाज के या गॉल ब्लैडर के कैंसर्स की बात करें तो जनरल जो हमारा एक रूटीन अल्ट्रासाउंड होता है उसके द्वारा हम स्क्रीनिंग कर सकते हैं। जीआई कैंसर के इलाज के लिए कौन सी सर्जिकल टेक्निक्स का इस्तेमाल होता है? व्हाट आर द टेक्निक्स? देखिए, सबसे पहले शुरुआत में तो काफ़ी सालों पहले ओपन सर्जरी होती थी जिसमें बड़ा सा चीरा लगता था पेट के अंदर काट के, उससे हम सर्जरी करते थे। फिर उसके बाद आई लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। ये होती है मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी, जिसमें हम की होल द्वारा सर्जरी करते हैं, पेट में गैस फुलाकर, फिर उसके अंदर सामने कैमरे के सामने देख खड़े होकर वहाँ पर उसको ऑपरेट करते हैं विद लैप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स इन आवर हैंड्स। ये मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक है। इसके बाद जो लेटेस्ट जो आई है वो हमारी है रोबोटिक। जो रोबोटिक कैंसर सर्जरी होती है उसमें रोबोट एक्चुअली सर्जरी नहीं कर रहा होता है, वो रोबोटिक आर्म्स के द्वारा या रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा सर्जन ही सर्जरी कर रहा होता है। तो उसमें रोबोटिक आर्म्स का हमारा ये एडवांटेज होता है कि जो एक नॉर्मल ह्यूमन हैंड में जो बड़े फाइन ट्रेमर्स होते हैं, या फिर जो हमारा जो विज़न होता है जब सर्जरी कर रहे होते हैं, तो जो 3D विज़न होता है उसकी वजह से, और जो मोशन स्केलिंग कर सकते हैं इसके अंदर, जैसे हमारा हाथ जो ज़्यादा हिलता है लेकिन अंदर इंस्ट्रूमेंट कम हिलते हैं, तो मोशन स्केलिंग है वो, तो इसकी वजह से हमारा जो प्रिसीजन ऑफ सर्जरी है बहुत बढ़ जाता है।
और कैंसर सर्जरी के अंदर हमारा, क्योंकि हम ब्लड वेसल्स के आसपास काम कर रहे होते हैं, तो प्रिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो रोबोटिक सर्जरी के द्वारा प्रिसीजन बढ़ने से हमारे कैंसर रिजल्ट्स बेटर हो जाते हैं। रोबोटिक सर्जरी की भी आपने बात करी, कुछ परंपरागत सर्जरी के भी टेक्निक्स हैं, तो क्या ये उससे ज़्यादा सेफ या बेहतर है? देखिए ऐसा है कि सबसे बढ़िया जो हम कहते थे कि जो अपने हाथ के द्वारा जो काम किया जाता है वो बहुत ज़्यादा सेफ़ है और बिल्कुल सटीक होता है। लेकिन क्या होता है कि उस टेक्निक में आपका कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, क्योंकि हम जब बड़े बड़े इंसिजन्स मारते हैं तो वुंड रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं, और बड़े जो ओपन सर्जरी होती है उसमें शरीर को ट्रॉमा, शरीर को जो चोट भी ज़्यादा पहुंचती है, जिसकी वजह से हमारा इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस होता है शरीर के अंदर, मतलब हमारा सूजन वाला रिस्पांस होता है या हमारा इम्यूनिटी का रिस्पांस होता है, तो उसकी वजह से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को करने की, मतलब इन चीज़ों को बचाने के लिए जो हमारी मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक है, एक पर्टिकुलर लर्निंग कर्व को पूरा करने के बाद ये हमारी उतनी सेफ़ हो जाती है जितनी कि हमारी ओपन सर्जरी है। बट ये साथ साथ हमारे को जो पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी में ज़्यादा सहायक हो जाती हैं। तो मतलब एक पर्टिकुलर एक्सपीरियंस लेने के बाद ये उतनी ही सटीक और उतनी ही हेल्पफुल है जितनी कि ओपन सर्जरी है, और साथ साथ एडवांटेजेस ये देती हैं कि आपकी जो रिकवरी है वो जल्दी होती है, आपका पेन कम होता है, ब्लड लॉस कम होता है, आप जल्दी काम पे वापस जा सकते हैं। तो इन इफेक्ट आप पैसे बचा रहे होते हैं उसके अंदर, क्योंकि आप जल्दी काम पे जा सकते हैं। और कैंसर जैसी सर्जरी के अंदर कभी कभी हमारे को पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में कीमोथेरेपी देनी होती है, तो जब पेशेंट की जल्दी रिकवरी होती है, कॉम्प्लिकेशन कम होते हैं, तो हम कीमोथेरेपी भी जल्दी वापस चालू कर सकते हैं। तो दिस वे अगर हम टोटल में देखा जाए तो ये सेफ़ भी है काफ़ी ज़्यादा, और पेशेंट के लिए सहायक भी बहुत ज़्यादा है, और अल्टीमेटली इसकी कॉस्ट भी कम होती है। कई लोगों की सर्जरी के बाद ज़िंदगी बदल जाती है, तो क्या एक कैंसर सर्जरी के बाद वो इंसान एक नॉर्मल लाइफ जी सकता है? हाँ जी, अगर एक बार कैंसर की सर्जरी के बाद या पूरा जैसे सर्जरी हो गई या उसके साथ जो एसोसिएटेड कीमोथेरेपी वगैरह सारी अगर पूरी हो जाए और आपका कैंसर पूरी तरह ढंग से निकल गया है, तो आप एक पूरी तरीके से नॉर्मल लाइफ बिता सकते हैं। तो इसमें अंदर थोड़े से बस एक साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होते हैं, अगर उसको भी अगर हम कंट्रोल कर लें विद द हेल्प ऑफ साइकोलॉजिस्ट एंड जो हमारे काउंसलर्स होते हैं, तो उसके बाद पेशेंट आराम से पूरी ज़िंदगी अच्छी तरीके से निकाल सकता है, बशर्ते वो अपना टाइम से फॉलोअप कराता रहे और जो टेस्ट डॉक्टर एडवाइस करता है वो करता रहे, तो उसके बाद नॉर्मल लाइफ जी सकती है उसकी। कुछ नॉर्मल सवाल हैं जो बहुत ही लेमन लैंग्वेज में हैं और बहुत ही ज़्यादा जो आम जनता है वो सुनना चाहेगी। पहला सवाल है कि रात में खाना खाने का सही समय क्या है? देखिए रात के, मैं ये बात इसलिए नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं जैन हूँ, लेकिन ये बात अच्छी तरह प्रूव हो चुकी है कि आपको खाना जो है जल्दी ही खाना चाहिए। जैसे कि कुछ पर्टिकुलर रिलीजन्स में होता है कि आप दिन छिपने से पहले खा लेते हैं, तो एग्जैक्टली वैसा तो नहीं, लेकिन ये है कि आप कम से कम भी 6-7 बजे तक आपको डिनर कर लेना चाहिए, 7 बजे तक, 8 बजे तक मैक्सिमम। इतना ज़रूर ध्यान रखें कि रात का खाने में और सोने में मिनिमम जो आपका पीरियड है वो 3 घंटे का होना ही चाहिए। 3 से 4 घंटे तक अगर नील ओरली रहे आफ्टर डिनर, सोने से पहले, तो वो बहुत अच्छी बात है, दैट्स द बेस्ट है। और रात का खाना बहुत हल्का एज़ कम्पेयर टू जो आपका ब्रेकफास्ट है या लंच है, उसके मुकाबले रात का खाना बहुत हल्का। नॉर्मली मैं लोगों को देखती हूँ खाना खाने के बाद ये बोल दिया जाता है पानी मत पीना, पानी पियोगे पेट खराब होगा, कल दिक्कत होगी, नहीं पीना है पानी। अब जैसे मेरी खुद की एक आदत है कि खाना खाने, अगर मुझे खाना खाते वक्त पानी नहीं मिला तो आई कैन नॉट ईट प्रॉपर्ली, तो कहाँ तक है कि नहीं पानी पीना है? देखिए बहुत थोड़ा सा पानी तो आप पी सकते हैं, परंतु आपको जो पूरा खाना खाने के बाद प्रॉपर ऐसे नहीं कि काफ़ी सारा पानी पिए। पानी हमेशा इन बिटवीन द मील्स पीना चाहिए। खाने के साथ अगर आप पानी पीते हैं तो एक तो आपको ब्लोटिंग होती है, पेट एकदम से फूल जाता है आपका। दूसरा क्या होता है कि आपके एंजाइम्स का डाइल्यूशन होता है, तो आपका खाना अच्छी तरह नहीं पचता है। तो इट शुड, पानी अवॉइड ही करना बेटर है खाने के साथ। थोड़ा सा पी सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आप पूरा अच्छी तरीके से पानी पिए, पूरी बॉटल पी लिया। हाँ, इन बिटवीन द मील्स आप पी सकते हैं। ओके, आपने अभी भी ब्रेकफास्ट की बात की कि ब्रेकफास्ट हैवी होना चाहिए। ब्रेकफास्ट यू कैन टेक प्रॉपर्ली जितना आप खाना चाहते हैं, क्योंकि आपका उसके बाद एक बिजी स्केड्यूल होता है, बिजी दिन होता है। तो ब्रेकफास्ट में आप क्या कुछ सजेस्ट करेंगे जिससे आपकी बॉडी में ब्लोटिंग या एसिडिटी या गैस जैसी समस्या ना हो? ये ब्रेकफास्ट में आप खा सकते हैं और उसका टाइम क्या होना चाहिए खाने का? ब्रेकफास्ट का टाइम तो यही है कि जो आपका जैसे उठते हैं तो आपको उठने के जो आप अपना जो दिनचर्या होती है जिसमें आप ब्रश करते हैं, मोशन जाते हैं, नहाते हैं, तो उसके 1-1.5 घंटे बाद आपको ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं, कुछ लोग तो ऐसे भी करते हैं कि जो अपना ब्रेकफास्ट काफ़ी लेट करते हैं, तो उन लोगों के लिए ये, अगर बाई चांस आपको ऐसा मजबूरी है कि आपको ब्रेकफास्ट लेट ही करना है, तो एटलीस्ट अपना डेली जो दिनचर्या से फारिग होकर थोड़ा सा कुछ हल्का सा खा लें, एक एप्पल खा लें या कुछ एक बनाना खा लें। सो एकदम से बहुत लंबे टाइम तक आपको खाली पेट नहीं रहना चाहिए उठने के बाद, क्योंकि आपकी बॉडी काफ़ी टाइम से भूखी है, क्योंकि वो रात के 8 बजे से सुबह के 5-6 बजे तक भूखी है। लास्ट सवाल, ऐसी कौन सी 5 चीज़ें हैं जो आप सजेस्ट करेंगे कि ये तो आप लोगों को बिल्कुल छूनी नहीं है, बिल्कुल नहीं खानी है अगर आपको लगातार ब्लोटिंग होती है, पेट की समस्या है या फिर एसिडिटी है?
देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है स्पाइसेस। बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं खाना चाहिए, बहुत ज़्यादा तला हुआ जो खाना है वो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए आपको। और अगर किसी आदमी को अगर एसिडिटी ज़्यादा है तो सिट्रस फ्रूट्स को अवॉइड करे वो। तो मतलब सिट्रस फ्रूट नहीं खाने हैं अगर आपको और एसिडिटी ज़्यादा है तो spices नहीं सिट्रस फ्रूट नहीं है, स्पाइसी नहीं खानी है, और जो बहुत ज़्यादा ग्रीसी फूड है वो नहीं लेना है। और कोशिश करें कि जो जैसे आप कर्ड वगैरह लेते हैं तो अवॉइड करें, रात के वक्त अवॉइड करें उसको। दिन के टाइम में ब्रेकफास्ट में और लंच में आप बेटर है कि कर्ड को लें। रात को खाना कर्ड के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। तो देयर आर सो मेनी पीपल हु आर वाचिंग यू राइट नाउ, तो वन सजेशन यू वांट टू गिव टू देम कि हाँ ठीक है, ये चीज़ों का, इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, इस तरीके से लाइफस्टाइल मेंटेन रखेंगे तो एवरीथिंग विल बी गुड इनफ। क्योंकि स्ट्रेस, एंजाइटी, स्लीप डिप्रिवेशन और काफ़ी सारी और भी फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से कहीं ना कहीं आपका पेट खराब हो सकता है और काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। तो उनको क्या कहना जनरल चाहिए? चीज़ें ये हैं कि एक तो आप अपना खाने का ध्यान इस बात रखें कि आपके डाइट के अंदर फाइबर्स ज़्यादा होना चाहिए, सिंपल शुगर्स नहीं होनी चाहिए। नंबर 2 कि खाना खाते वक्त बहुत ज़्यादा बात करना, मोबाइल देखना या टीवी देखना, ये यू शुड अवॉइड इट। नंबर 3 कि रात का खाना हल्का खाएं और जल्दी खाएं। नंबर 4 अपना जो जितना रेड मीट वगैरह होता है इसको अवॉइड करें। और बेसिकली जो एक्सरसाइज है कि एटलीस्ट 4 दिन एक हफ्ते के अंदर एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए, 30 मिनट एटलीस्ट। दैट्स अ हेल्दी लाइफस्टाइल। तो ये थे डॉक्टर प्रदीप जैन। उन्होंने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है कि किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, किन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है, और कैसे ये जो पेट की समस्या है जिसको आप बहुत ही नज़रअंदाज करके बोल देते हैं कि यार एसिडिटी है, ठीक हो जाएगी, कोई बात नहीं, एक चूरन खा लेते हैं, इससे नहीं होगा, क्योंकि ये एक बड़ी बीमारी आगे जाके तब्दील हो सकती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए और भी तमाम इंटरव्यूज़ लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ जुड़े और ऑडियंस को इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी। और भी ऐसे तमाम इंटरव्यूज़ और भी ऐसी तमाम हेल्थ से जुड़ी जानकारियाँ लाते रहेंगे। जुड़े रहिए इंडिया टीवी के साथ।